हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी है कि आपके सीटेट एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो पूछा गया है कि जो बच्चों में आकलन होता है, बच्चों में जो आकलन है वह चित्र पढ़ने के द्वारा जो है कि कौन सा हो सकता है। चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होता है। तो यह कैसे हो सकता पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण और प्रयोग करना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो पर्यावरण में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। बच्चे चित्रों और पोस्टरों, साइन बोर्ड हो गया, पुस्तक हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्री हो गया, उसके माध्यम से जो है कि उसमें छिपे जो भाव हैं, संकेत हैं और उसमें जो अंतर्निहित अर्थों का अवलोकन करते हैं, उनमें जो है कि निहित अर्थों को समझते भी हैं और उसमें संबंध विस्थापित करते हैं। जब कोई बच्चा जो है वह चित्र को देखता है तो उसमें अंतर्निहित बहुत सी उसके क्षेत्र के बारे में उसके मन में अवधारणाएं आती हैं और जो है कि वह अपने सरल शब्दों में उसको अभिव्यक्त भी करता है, उसके बारे में जो है कि बताता भी है। तो इसलिए इसमें अगर हम बात करें तो अवलोकन और अभिलेखन तो आपका हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चे अगर चित्र को देखेंगे तो उसको अवलोकन करेंगे और उसके बारे में अभिलेखन भी कर सकते हैं। अगला है कि जब अवलोकन करेंगे तो वह उसके बारे में अपनी अभिव्यक्ति भी बताएंगे, अपने उसके उस चित्र के बारे में क्या धारणा है यह भी वह बताएंगे और विश्लेषण भी उसका करेंगे। तो इसलिए यह तीनों ऑप्शन सही है। बाकी इसमें जो प्रयोग करना है यह ऑप्शन गलत है। तो इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो रेटिंग स्केल होता है इसमें कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास या लिखित प्रश्न। तो देखिए अगर हम बात करें रेटिंग स्केल की तो इसमें जो है कि आपका अवलोकन जो है कि तकनीक का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है और यह जो है कि आपका निर्धारण मापनी जो होती है यह एक यंत्र है जिसमें कि आपका निर्धारित की जाने वाली वस्तु को सांख्यिक निर्दिष्ट किया जाता है। किसके रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? तो सांख्यिक निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। जी हाँ दोस्तों, झूम खेती के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा गलत है। और दोस्तों, झूम खेती के बारे में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए झूम खेती के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें दिया गया है कि एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि झूम खेती में क्या होता है कि जब वहां पर फसल प्राप्त कर ली जाती है तो उस जमीन को कुछ समय तक वैसे ही छोड़ दिया जाता है, कुछ सालों तक वहां पर खेती नहीं की जाती है। जब वहां पर खरपतवार वगैरह उग जाता है तो फिर उसको वह गिरा करके उसको जला देते हैं और उसके बाद जब राख हो जाती है तो उसको एज ए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं और उसको जो है कि फिर उसमें खेती करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ए वाला ऑप्शन तो आपका सही है। अगला दिया गया है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। उखाड़ कर वह नहीं जलाते हैं, उसको उसी जगह पर गिरा देते हैं और उसके बाद वहीं पर जला देते हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगला है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह आपका ऑप्शन सही दिया गया है कि उसमें जो राख होती है वह उनके लिए खाद का ही काम करती है, क्योंकि राख में बहुत से पोषक तत्व होते हैं। तो यह भी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, इस
जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले उसे गहरा जोता जाता है। तो इसमें बिल्कुल गलत है, उस जमीन को वह लोग गहरा नहीं जोतते हैं। जब उसमें बीज बोने की बारी आती है तो जमीन को थोड़ा सा वह जो है कि कुरेद करके और उसमें बीज को छिड़क देते हैं। तो यह वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, तो ए और सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन में नहीं है तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ए और सी वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं और यह घर 2 मंजिले हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरी सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं और वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। तो सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों पर से बनाया गया है और यह पर्वतीय क्षेत्रों में है। तो वह आपका बताना है कि वह कौन सा प्रदेश में ऐसे घर बनते हैं जहां पर जो है कि 2 मंजिले घर होते हैं, नीचे की मंजिल में जानवर वगैरह रखते हैं, जरूरी सामान रखते हैं और ऊपर की मंजिल पे स्वयं रहते हैं। तो वह मेघालय है कि हिमाचल प्रदेश है कि जम्मू कश्मीर है कि अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो घर बनते हैं उसमें लोग अपना घर जो है कि पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बनाते हैं तथा दीवार पर जो है कि मिट्टी तथा चूने से पुताई भी करते हैं और वह स्पेशली 2 मंजिला घर बनाते हैं जिसमें कि पहली मंजिल पर जो है कि परिवार रहते हैं और जो नीचे की मंजिल रहती है वहां पर जानवर वगैरह को रखते हैं और जो जरूरी सामान होता है उसको इकट्ठा करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जो घर वगैरह से है इससे भी एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि केरल में घर कैसे बनते हैं, लेह लद्दाख में कैसे बनते हैं या महाराष्ट्र वगैरह में कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि जो जानवर रात में जागते हैं वह जानवर तो किस रंग में देखते हैं रात में जानवरों को, हरा और पीला में, नारंगी और लाल में, काला और सफेद में, बैगनी और नीला में। तो देखिए अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका काला और सफेद है। जो जानवर रात में जागते हैं वह ज्यादातर चीजों को काला और सफेद के रूप में देखते हैं। तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को आपको चुनना है। तो देखिए केचुआ को वह तो किसान का मित्र कहते हैं, तो किस कारण से कहते हैं वह आपको बताना है। तो केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो क्या यह ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो केचुआ होते हैं वह मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं जिसके मल से जो है कि जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो क्या यह भी ऑप्शन सही दिया गया है? तो यह ऑप्शन आपका सही नहीं है। केचुए जो है खरपतवार केवल नहीं खाते हैं, वह जो है कि जितने भी जो है कि उसमें पौधे होते हैं सबको खाते हैं, लेकिन वह जब सड़ते हैं तब उसको खाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगला है केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, केचुआ जमीन में जो है वह छेद कर देते हैं जिससे जो है कि जमीन पोली हो जाती है, उसमें उपजाऊपन बढ़ता है। अगला है कि केचुआ जो है केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो केचुआ बनता है, केचुआ जो छिद्र बनाता है उसके द्वारा जो है वह आसानी से उसमें आपका पानी भी जाता है, हवा भी जाती है कि जिससे कि जमीन का उपजाऊपन बढ़ता है। तो इसलिए ए, बी, ए, सी और डी वाला ऑप्शन आपका सही है और यह आपका बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो
तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों केचुआ वगैरह के बारे में भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांच से, जिसको कि ब्रांज बोलते हैं, कि चीजें बनाते आए हैं और आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो देखिए, जो आदिवासी लोग हैं वह बहुत पहले से ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं और उसका उपयोग तो आप लोग भी देखे होंगे कि आपके घरों में ऐसी चीज़ों का होगा जिसका जो कि कांसे से बनी है। तो उसके बारे में आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें दिया गया है कि यह पीतल और तांबे का मिश्रण होता है, तो यह गलत है। यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, तो यह भी गलत है। यह तांबे और टीन का मिश्रण होता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों है कि जो आपका यह है, जो आपका कांसा होता है, मतलब जिसको कि ब्रांज बोलते हैं, यह कॉपर और जो है कि टिन का मिश्रण होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है सीटेट में कि जो नारियल होता है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ जो टैपियोका होता है, यह किस क्षेत्र का आपका प्रिय भोजन है। पश्चिम बंगाल का, बिहार का, तमिलनाडु का कि केरल का। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यह केरल का प्रसिद्ध भोजन है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ का? तो केरल का प्रसिद्ध भोजन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिसमें पूर्णिमा मनाया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें आपको त्योहार को चुनना है कि जो कि पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को आपका कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आपका होली जो है यह किस दिन मनाई जाती है? तो होली जो है कि आपका पूर्णिमा को मनाई जाती है, यह तो सही है। महाशिवरात्रि जो है यह आपका पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती है, तो यह ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन इसमें है कि होली आपका मनाया जाता है पूर्णिमा को। रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। गुरु नानक का जन्म दिवस भी पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो बी वाला आंसर आपका सही हो गया। इस दिन जो है कि यह सभी त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। वहीं पर बात करें दिवाली महाशिवरात्रि की, तो यह तो गलत ही हो जाएगा। अगला है दिवाली नहीं मनाई जाती है पूर्णिमा को, तो डी वाला भी गलत है। तो इसलिए इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा कि होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गुरु नानक जन्म दिवस हो गया, तो यह सभी जो है कि पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपसे मैप से भी प्रश्न पूछता है कि जो है कि निम्न समूहों में से एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से रखता है, तो वह आपको बताना है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करिएगा कि मैप वगैरह भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैप के बारे में भी आपका प्रश्न आता है कि यह क्षेत्र जो है कि कहाँ पर पाया जाता है, किस तट पर कौन सा राज्य है, तो वह आपसे पूछा जाता है। इसमें दिया गया है। तो इसमें देखिए, अगर हम बात करें तो आपका जो अरब सागर समुद्र तट पर मतलब राज्य हैं वह आपके कौन कौन से है? तो वह आपका कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो यह सभी हैं। तो अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो कर्नाटक आपका है, केरल है, गुजरात है, तो यही ऑप्शन सही होगा। बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, या पश्चिम बंगाल तो ऐसे ही नहीं है, आंध्र प्रदेश भी आपका नहीं है, तो यहाँ पर जो है कि इसमें अगर हम देखें तो ओडिशा नहीं है, तो इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और यही इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है कि सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी भी दी जाती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन रहती तो वह भी बताया जाता है, तो इसलिए फॉलो जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो देखिए, यह भी आपका मानचित्र से ही प्रश्न है कि झारखंड जो है वह कहाँ पर स्थित है।
पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, कि उड़ीसा के उत्तर में है, कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है, कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका झारखंड है वह उड़ीसा के उत्तर में है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर है? तो उड़ीसा के उत्तर में है। अगर आप मानचित्र देखेंगे तो उड़ीसा जहाँ पर है उसके उत्तर में आपका वह आपका झारखंड पड़ेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो पूछा गया है कि पेट्रोलियम से क्या नहीं मिलता है। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपका पेट्रोलियम से तो मोम मिलता ही है, ग्रीस भी मिलता है और डीजल तो मिलता ही है, बाकी कोयला आपका नहीं मिलता है। तो इसलिए सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि आपका पेट्रोलियम से कोयला नहीं मिलता है, बाकी मोम हो गया, ग्रीस हो गया, डीजल हो गया, कोलतार हो गया, तो यह सब एलपीजी हो गया, तो यह सब जो है वह आपका पेट्रोलियम से मिलता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग जो है कि खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा विशेष मात्रक में, जिसे कि टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो कोई जो है कि जंगल में लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जिनको कि ग्राम पंचायत द्वारा उनको जो है जो जमीन दी जा रही है उसको टिन बोला जा रहा है। तो टिन क्या होता है? तो यह आपका पूछा गया है। तो इसमें आपका दिया गया है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, कि वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, कि यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगल के किसानों के लिए की गई है, कि यह वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणे 100 मीटर है। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों तो टिन वह भूमि होती है जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है यह सही है कि कोई किसान जितनी भूमि पर एक टिन बीज बोता है उसी को हम एक टिन बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और यह खेती जो है वह भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे मिजोरम वगैरह में की जाती है, और इस खेती का निर्णय जो है वह लॉटरी निकाल करके होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका यह टिन सिस्टम है वह लॉटरी निकाल करके होता है, और जिसका नाम पहले से निकलता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार एक टिन जमीन मांग लेता है, और इस प्रकार गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए जमीन दी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और इस खेती में किसी भी परिवार से जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को भी याद रखिएगा कि यह जो पद्धति है इससे जो है कि किसी भी परिवार में जो है वह जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आपका, यह तो आपका ईवीएस में पूछा गया है, लेकिन यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, ईवीएस में आपका एक प्रश्न जो है कि आपका डायरेक्शन से प्रश्न आता है, तो यह आपका एक तरह से रीजनिंग का ही प्रश्न है। तो इसमें दिया गया है कि आप यदि यक्ष पर स्थित हैं, तो इसमें पूछा गया यक्ष पर स्थित है तो आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। तो वाई पर स्थित है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए एक सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हम ए पर जाते हैं, और जो कि यक्ष के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। तो यक्ष से ठीक उत्तर में यह कितने पर है? 30 मीटर दूरी पर है। और फिर कह रहा है कि फिर आप बी पर जाते हैं जो कि एक से ठीक पश्चिम में 40 मीटर पर है। तो मान लीजिए इधर आते हैं, तो यहाँ से एक 40 मीटर दूरी पर पश्चिम में है, और जो है कि फिर कह रहा है कि सी पर आप जाते हैं जो कि बी से ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से यह फिर जो है कि 30 मीटर जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर आपका कितना है? तो यह आपका सी है, तो इसको सी मान लेते हैं, यह बी आपका है। तो यह रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो उसके बाद कह रहा है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो कि सी से ठीक पश्चिम में 40 मीटर पर है। तो मतलब इधर 40 मीटर और आते हैं जो कि यहाँ पर आपका वाई है। तो यहाँ पर वाई है, तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? तो विद्यालय के सापेक्ष अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों आप इस तरह से इसको मिला लीजिएगा और यहाँ से इसको मिला लीजिएगा। तो फिर इसके बाद देखेंगे तो यह आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, और उसके बाद यह त्रिभुज बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ से जो है कि आप दूरी निकाल सकते हैं
किस तरह से, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं दूरी अगर निकालना हो। लेकिन इसमें यही पूछा गया है कि यह जो है कि आपका कि किस दिशा में रहेगा। तो देखिए यह इधर जो आपका गया था वह आपका उत्तर दिशा में गया था, फिर पश्चिम दिशा में गया था, फिर उत्तर गया था, फिर पश्चिम गया था। तो यानी कि यह आपका उत्तर है और यह पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम जो है कि इधर हो जाएगा। और इधर अगर हम बात करें दोस्तों तो इधर आपका क्या होगा, तो इधर आपका पूर्व हो जाएगा, इधर आपका दक्षिण हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वह आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पूर्व आपका हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, सी वाला विकल्प आपका सही है। तो यही इसका आंसर होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम डेली जो है कि सीटेट की वीडियो लाएंगे, तो इसलिए सीटेट का फॉर्म भरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक हम इतना प्रश्न करवा देंगे कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।